बाजारों से आज है हल्की कमजोरी के संकेत और कल के ऊपरी स्तरों से दबाव के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से गिरावट के साथ शुरुआत के आसार। लेकिन इस कमजोरी में निचले स्तरों पर करनी है खरीदारी या फिर करनी है पोजीशंस हल्की। कैसा रहेगा बाजार का डायरेक्शन और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और साथ ही जो 2 आईपीओस खुल रहे हैं सर, उसके बारे में भी करनी है आपके साथ चर्चा। पर सबसे पहले थोड़ा ये जो बाजार का एक्शन हुआ है उसको समझ लेते हैं, स्पेशली ग्लोबल क्यूज जो आ रहे हैं। 3 दिनों से भारतीय बाजारों में तो स्ट्रेंथ दिख रही थी, हालांकि कल आखिरी घंटे में हम भी थोड़ा फिसल कर बंद हुए। पर छुट्टी के बाद जैसा डाउ में एक्शन हुआ, कैसे समझे सर? और कच्चे तेल में इतना बड़ा उतार चढ़ाव, पहले $77 तक गया और उसके बाद फिसलकर $74 आए, क्या चल रहा है सर? बिल्कुल दीप, बहुत कुछ एक्शन है ग्लोबल मार्केट्स में और वो एक्शन डिस्कस करें उससे पहले आज एक सुबह सुबह थोड़ी सी दुखद खबर है और वो ये कि जाने माने सुपरस्टार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब हमारे बीच में नहीं रहे। एक लंबी और सक्सेसफुल और यादगार पारी खेलने के बाद आज दिलीप कुमार साहब दुनिया से विदा हो गए। हम सब की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दुख, दर्द, गम ये एक इमोशन है और वो इमोशन किस तरह से जिया जाता है वो पर्दे पर दिलीप कुमार साहब ने काफ़ी मजबूती से उतारा और उन्हें इसीलिए इस नाम से जाना जाता था, ट्रेजेडी किंग। हमारे ज़माने में भी कई सारी ऐसी फिल्में दिलीप कुमार साहब की आई और पुरानी फिल्में तो लाजवाब है ही है, जिनके जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में एक बड़ी जगह बनाई है। तो आपकी, मेरी और जी बिजनेस के सभी दर्शकों की तरफ से दिलीप कुमार साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। ये हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये दिलीप कुमार साहब की एक लंबी इनिंग, लगभग 99 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी। आइए, जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, आप कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग एक्शन है दीप, वाकई में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि जैसा अगर कोई एक चीज़ हो तो उसका रिएक्शन जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं दिख रहा। अब आप देखिए, एक एक करके देखिए क्या कुछ हो रहा है और फिर उसके बाद में इन सारे एक्शन को एक शब्द में समेट दूंगा। पहला, कच्चा तेल $77 पर जाकर आया, $74 आया, $75 के आसपास। $3 का उतार चढ़ाव कच्चे तेल में एक दिन, और वो भी तब जबकि 3 दिनों तक ओपेक प्लस की बैठक होने के बाद प्रोडक्शन को लेकर कोई फैसला आ नहीं पाया। और अगर फैसला आ नहीं पाया तो ज़्यादातर कमोडिटी ट्रेडर्स ने ये सोचा है कि इसका मतलब क्लियर कट है कि ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने के मूड में है नहीं, यानी कि कच्चा तेल मजबूत रहेगा। और यही लॉन्ग पोजीशन ट्रैप होती हुई दिखी है और तुरंत से एक बड़ी बिकवाली आती हुई दिखी, जिससे लॉन्ग पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, नीचे आया और उसके बाद फिर से रिकवर करने की कोशिश करता हुआ दिखा है। ये था कच्चा तेल का हाल। और ब्रेंट क्रूड $75 के नीचे आता हुआ दिखा है, WTI $74 के नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये बड़ा उतार चढ़ाव वाला मामला पहला कच्चे तेल में। दूसरा बड़ा उतार चढ़ाव आप देखिए बॉन्ड यील्ड में, 1.35 बॉन्ड यील्ड मेरे ख्याल से हाल ही के वक्त की लोएस्ट लेवल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है। इतना नीचे मुझे याद नहीं आता बॉन्ड यील्ड को हमने पिछली बार कब देखा था। करेक्ट। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बॉन्ड यील्ड को लेकर अगर वाकई में अमेरिका में लोगों का मन ये है कि 2023 तो छोड़िए, अब 2022 तो छोड़िए, 2023 में भी आपके लिए ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, उसी हिसाब से बॉन्ड यील्ड नीचे आती हुई दिख रही है। यानी कि इन्फ्लेशन का डर नहीं है। करेक्ट। यानी कि इस बात का डर नहीं कि फेड अपना स्टिमुलस पैकेज धीरे धीरे वापस लेगा। तो ये एक अच्छा संकेत है इक्विटी मार्केट के लिए। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती कि 5 महीनों के निचले स्तरों पर आपकी 10 साल की बॉन्ड आ जाए। तो उस हिसाब से तो इक्विटी में तेजी होनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन उसके विपरीत इक्विटी मार्केट नीचे गिरकर संभले भी, लेकिन अल्टीमेटली बंद नीचे हुए। तो एक से दूसरे का कनेक्शन एग्जैक्टली ऑन डे टू डे बेसिस निकालना मुश्किल होता दिख रहा है अलग अलग एसेट क्लास में, जिसके 3 का मैंने जिक्र किया आपके सामने, करेंसी, इक्विटी और फिक्स इनकम यानी कि डेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन तीनों को एक शब्द में समझ लीजिए और इसका मतलब है वोलेटिलिटी और यानी कि उतार चढ़ाव। एग्जैक्टली जो कल हमारे यहाँ हुआ वही कल अमेरिका में हुआ। बस फर्क इतना है कि अमेरिका में गैप से खुले और उसके बाद बढ़ गए, हमारे यहाँ नीचे खुले उसके बाद बढ़े और फिर करेक्शन आया। फर्क इतना ही है। तो पॉइंट सिंपल है दीप की, दुनिया भर में सारी एसेट क्लासेस में
उतार चढ़ाव भयंकर हो रहा है। यानी कि इस लेवल पर दो स्ट्रॉन्ग व्यूज है बाजारों को लेकर, किसी एसेट क्लास को लेकर। इक्विटी वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शायद अभी भी तेजी के बारे में सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज के ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। दूसरी तरफ एक बड़ा इन्वेस्टर्स का जो तबका है वो ये मानता है कि भाई 7 दिनों तक लगातार रिकॉर्ड हाई बनाया और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो क्या बड़ी बात है। और उसमें भी आप देखिए एसएनपी और नेस्डेक कोई बहुत ज्यादा गिरे नहीं, और डाउ भी 200 पॉइंट एब्सोल्युटली गिरना कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है, आधा % गिरना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सो मेरा पॉइंट ये है कि इंट्राडे में ओवरनाइट में बाजारों में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस वॉलेटिलिटी को बढ़ने को एक चीज के साथ आप जोड़िए और वो है हमारा विक्स। 12% के आसपास विक्स चल रहा है, राइट। विक्स 12% के, सॉरी 12 के आसपास विक्स चल रहा है हमारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विक्स अपने लोअर लेवल की तरफ, लोएस्ट लेवल की तरफ 10 से 12 की रेंज में ऑलमोस्ट विक्स बॉटम बनाता है और वहां से वॉलेटिलिटी, तो बाजार बहुत लंबे समय तक शांत नहीं रह सकते, उतार चढ़ाव दिखाते हैं। इसका संकेत हमारे विक्स से भी आता दिख रहा है, इसका संकेत ग्लोबल मार्केट से भी आता दिख रहा है। तो आपको, हमको इस महीने में उतार चढ़ाव के लिए तैयार होना है और जुलाई का महीना वोलेटाइल रह सकता है। ये संकेत आपको डेटा से भी आ रहे हैं और ये संकेत आपको अलग अलग कमोडिटीज और एसेट क्लास से भी आ रहे हैं और ये संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से भी आ रहे हैं। तो बजाय दुखी होने के, परेशान होने के, या यूं समझने कि हमें एक तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि ये क्या हो रहा है, हमें बाजार समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप ये सोचेंगे बाजार समझ में नहीं आ रहा तो कभी समझ में नहीं आएगा, और ये सोचेंगे कि मैं समझने की कोशिश करता हूं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे में मुझे क्या करना है, तो समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने ये सोच लिया कि बाजार वॉलेटाइल रह सकता है, रहेगा भी, पिछले 2 महीने 2.5 महीने जिस तरह के निकले उसके विपरीत अब थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस ज्यादा है। आप देखिए 3 दिन 4 दिन में हाई से लोअर एंड पर पहुंचते हैं आप रेंज के, और 2 दिनों में लोअर से हाई एंड पर वापस आते हैं और वापस नीचे जाने की तैयारी में। तो जो मूवमेंट हो रहा है अब फास्ट होता हुआ दिखेगा और उस लिहाज से आपको सिर्फ एक काम करना है। पहला, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन रिड्यूस कर लेना है। दूसरा, वक्त वक्त पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और तीसरा, ओवरनाइट पोजीशन आपको कम रखनी। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो आपको कभी ये दिमाग में फीलिंग ही नहीं आई कि मुझे बाजार समझ में नहीं आ रहा, फिर आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो वो एक तरफा आराम से मोटा पैसा बनाने वाले ट्रेड से अब थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। ये ग्लोबली संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अब तक ये संकेत थोड़े बहुत हमारे यहाँ के दिख रहे थे हफ्ते 2 हफ्ते से, लेकिन अब ग्लोबल संकेत भी थोड़े से वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बस अपने आंख नाक कान खुले रखिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं। जी दी। बिल्कुल सर, तो अब बाजार की स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी और इस वॉलेटिलिटी के लिए तैयार होना पड़ेगा। और सर, आज के संकेत समझें उससे पहले इसी पर सवाल भी बन रहा था, क्योंकि कल हमने देखा कि जो ऊपरी रेंज है स्पेशली निफ्टी पर, वहां पर पहुंचते ही बाजार ने मुनाफा वसूली भी दिखाई। हालांकि बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो हमारे बाजार क्या संकेत दे रहे हैं? क्या अभी भी इस ब्रॉडर रेंज में ही अटके रहेंगे? दीप, वैसे आज की कमजोरी को देखकर इसका जवाब हाँ है, आराम से है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 75 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे दिख रहा है तो हम आराम से कह सकते हैं कि हाँ 15,900 हायर एंड है, हायर एंड पे तो अटकना ही था। लेकिन कल की जो ताकत दिखी ना, कल की ताकत देख के ऐसा लगा नहीं कि बाजार रेंज पर अटकने को तैयार है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो फिर भी हम 15,900 के ऊपर ज्यादा टिके नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल एक ब्रेकआउट देने की कोशिश जरूर की है। अब तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी तो तैयार है ऊपर निकलने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली कहें, अब या हो सकता है कल की ताकत के बाद आज बहुत ज्यादा गैप से खुले तो फॉलो अप बाइंग आनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से वैसे आप निफ्टी के लिहाज से देखेंगे तो बात सही है, न 15,600 के नीचे जल्दी से बंद होने को तैयार है, न 15,900 के ऊपर जल्दी से बंद होने को तैयार है। और उसमें भी अगर आप छोटी रेंज लेना चाहें तो 15,675, 15,875 आप निकाल कर देख लीजिए। पिछले 2 हफ्तों में बाजार इसी रेंज में बंद होता हुआ दिखा है, इस रेंज के बाहर, 200 पॉइंट की रेंज के बाहर कहीं बंद नहीं हो रहा है। न 15,675 के नीचे जाकर बंद हो रहा है, न 15,875 के ऊपर जाकर बंद हो रहा है। तो निफ्टी के लिए तो ये बात सही है कि रेंज बाउंड ट्रेड है, और इस रेंज बाउंड ट्रेड में 15,500, 15,600 आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आता है। 15,800, 15,900 ऊपर में रुकावट के तौर पर नजर आता है, तो वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आज जॉकर इन द पैक है। अगर बैंक निफ्टी आज कमजोर नहीं होता है, बैंक निफ्टी में एक ही बाधा बची है आखिरी, और वो ये है कि यहां से 70 पॉइंट और ऊपर बंद हो जाए, 35,650। इस पूरे रनअप में हमने 21 फरवरी 2021 को, 21 फरवरी है जहां तक मुझे डेट याद है,
उस समय हमने 35,650 की क्लोजिंग देखी थी। उस समय हम बैंक निफ्टी में शायद मेरे ख्याल से इतना हाई बना था, लेकिन अभी के जो रनअप में है, इस रनअप में 35,650 की हमने हाईएस्ट क्लोजिंग देखी और 35,815 के आसपास का हाईएस्ट लेवल देखा। 35,815 के आसपास का हाईएस्ट लेवल कल हमने छू लिया। क्लोजिंग बेसिस पर भी अगर आप देखें तो 35,650 के आसपास का हाईएस्ट लेवल कल हमने क्लोजिंग बेसिस पर छुआ। ये सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की इस पूरे रनअप में। तो ऐसे में अगर आपको एक आध मजबूत क्लोजिंग मिल जाए 35,650 के ऊपर की, तो बैंक निफ्टी भी आपको ब्रेकआउट के संकेत दे देगा। अनफॉर्चुनेटली आज संभावना कम दिख रही, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबली थोड़ा सा प्रेशर आया और जिस तरह से थोड़ा सा हम कमजोर होने के संकेत दे रहे हैं। बट यू नेवर नो, अगर निचले स्तरों से रिकवर होकर बैंक निफ्टी की लीडरशिप आ जाए तो इंटरेस्टिंग हो भी सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी ज्यादा एक्शन में रहेगा बाजार के डायरेक्शन के लिहाज से। निफ्टी रेंज बाउंड है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। हमेशा रेंज के ऊपरी सिरे पर यह डर हमेशा रहता है, ब्रेकआउट होने के संकेत है, वहीं पर आपको हिम्मत करके कॉन्ट्रा कॉल लेना होता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर कल आपने समझिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड करते हैं दीप, तो निफ्टी में आपने अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लिया आज मुनाफा बन जाएगा। बैंक निफ्टी में अगर आपने कल कॉन्ट्रा ट्रेड लिया होता तो कल का कल ही आपका स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर, क्योंकि जिस लेवल पर बंद हो रहा था हमने कहा भी कि शॉर्ट काट लीजिए। लेकिन अगर आपकी एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी है, एक कट भी गई, तो वहां पर प्रॉफिट बन जाता है। तो ओवरऑल दोनों इंडेक्स को ट्रेड करने का यही तरीका है, इस रेंज को ट्रेड करें और इस रेंज में निचले स्थानों पर खरीदारी करने का मौका भी आज जरूर ढूंढे, डरिए मत। जीती बिल्कुल, तो रेंज को जरूर ट्रेड करें, जैसा अनिल जी आपको लगातार कह रहे हैं, और बाजार हम देख भी रहे हैं कि ज्यादातर इस रेंज को रिस्पेक्ट ही करा है। चलिए सर, फिर आज का एक्शन समझते हैं। थोड़ी देर में ये जो 2 नई आईपीओस खुल रही हैं उस पर भी आपकी राय जाननी है, पर आज का सेटअप कैसे समझे सर? आज के सेटअप में ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, थोड़े से न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर हैं। एफआईज के संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर हैं, रखे मैंने न्यूट्रल ही है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। एफएनओ के संकेत पॉजिटिव है। सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है, कोई खास सेंटीमेंट में बदलाव नहीं आया। अगर आपको लगता है तो न्यूट्रल कर सकते हैं, मेरा तो पॉजिटिव है। ट्रेंड भी पॉजिटिव है। 15,700 15,750 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है, होल्ड करने की कोशिश बाजार इसे करेगा। इसके नीचे जाने का चांस थोड़ा कम दिख रहा है। गया तो 15,625 15,675 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर सामने आएगा। यहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों होती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 15,835 15,860 हल्की रुकावट का लेवल है। इसे पार करके आगे निकले तो 15,890 15,925 दिन की ऊपरी रेंज है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 35,225 35,375 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और अगर इसके नीचे गया तो चांस कम है। इसके नीचे जाने पर आपके लिए 34,900 35,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश खरीदारी भी। ऊपर 35,725 35,800 ये आपके लिए रेंज है, जहां पर बाजार रुकता हुआ नजर आएगा। वैसे इसके ऊपर जाने के चांस कम है, लेकिन गया तो 35,950 36,100 ऊपर बिकवाली की रेंज आपके लिए बनकर आएगी। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी रेंज जहां पर नजर रखनी है, और आज के एक अहम संकेत। दिन के लिए क्या रेंज निकल कर आ रही है सर? कौन से लेवल्स पर रहेगी नजर? 15,750 15,835 दिन की छोटी रेंज है। 15,725 15,890 दिन की मीडियम रेंज है, और 15,650 से लेकर 15,925 के आसपास की रेंज को बड़ी रेंज के तौर पर मानकर चलें। यह आपके लिए निफ्टी के तीनों ही रेंज के लेवल है। बैंक निफ्टी 35,350 35,725 दिन की छोटी रेंज है। 35,225 और 35,800 ये दिन की मीडियम रेंज है। 34,900 से 35,950 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं। तो ये तीनों ही रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके सामने। एफआईज की पोजीशन अनचेंज्ड है, 73% इंडेक्स लॉन्ग वहीं के वहीं है। अच्छी बात है कि कल की गिरावट में दीप इंटरेस्टिंग है एफआईज के डेटा, जो कुछ भी बिकवाली हुई है वो ट्रेडर्स की तरफ से हुई है, और मैं एफआईज के डेटा यहीं पर पढ़ देना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग है, और यहां पर बात निकली है तो देखिए एफआईज ने कल क्या किया है। 543 करोड़ की कल कैश मार्केट में खरीदारी है। तो पहली चीज तो क्लियर कट है कि 4 डिजिट से लगातार 2 दिन एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में 3 डिजिट में आ रहा है, यानी 1,000 करोड़ से कम की। तो थोड़ी राहत है, मतलब प्रेशर कम है। ये तो हो गया आपका इंडेक्स, सॉरी कैश मार्केट। अब आइए वायदा कारोबार में।
वायदा कारोबार में 223 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं कल। तो कल एफआई ने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई, परसों भी बनाई थी, और शॉर्ट पोजीशन थोड़ी कम बनाई। तो इंडेक्स में एफआई की तरफ से थोड़ी तेजी की पोजीशन बनी है, पहली बात। दूसरा, बड़े समय बाद अच्छी खरीदारी, कैश मार्केट की बिकवाली से कहीं ज्यादा खरीदारी एफआई की आई है स्टॉक फ्यूचर्स में। 1060 करोड़ की खरीदारी, और उसमें से 543 करोड़ की बिकवाली आप कैश की निकाल दें, उसके बावजूद लगभग 500 करोड़ की नेट खरीदारी है स्टॉक्स में एफआई की तरफ से, 225 करोड़ की खरीदारी है इंडेक्स में एफआई की तरफ से, और उस लिहाज से एफआई के डाटा पॉजिटिव है। मैंने न्यूट्रल इसलिए लिखा है कि मैं एक दिन और देखना चाहता हूं। साथ ही कैश में अगर बाइंग आए तो उसका वेटेज वजन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एफआई ने आमतौर पर जो एक्शन की शुरुआत होती है वो एफएनओ से होती है। अगर उनको खरीदना भी होता है तो पहले एफएनओ से शुरुआत करते हैं और उसके बाद कैश मार्केट की तरफ आते हैं। तो जो 2 दिनों का ट्रेंड है वो कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है। कंफर्ट ये आता हुआ दिख रहा है कि ऐसे में अगर बाजार नीचे आएगा तो एफआई की बिकवाली का दबाव जो कम होता दिख रहा है, इसके चलते आप लोअर लेवल पर थोड़ी खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये डेटा एफआई के मजबूती की तरफ आते हुए दिखे हैं दीप। तो अच्छे डेटा है, और घरेलू फंड ने 521 करोड़ की जो खरीदारी की है वो लगातार अपनी ताकत से जितना खरीद सकते हैं खरीदे, तो वो डेटा भी आपके लिए ठीक है। जी दी। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है कि एफआईएस की संकेत आपको थोड़ी राहत दे रहे हैं और गैप डाउन के बाद शायद संभलते हुए भी दिखें। पीसीआर से भी यही संकेत आ रहे हैं सर? पुट कॉल रेशियो हाँ कंफर्टेबल है, इनफैक्ट पॉजिटिव साइड पर ही मानकर चले दीप, क्योंकि देखिए अभी आप देख सकते हैं कि 1.09 के आसपास है। तो 1.25 से थोड़ा घटा है, तो एक ही दिन 1.08, एक ही दिन में अगर आपका पुट कॉल रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, ये लाइट है, कंफर्टेबल है। और अच्छी बात है कि इसका मतलब बाजार में लॉन्ग पोजीशन कम है, शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, यानी कि कॉल राइटर्स ज्यादा है। और वो भी आज उनकी भी नसीब एकदम खुल गई कि कॉल राइटर्स को आराम से 70-80 पॉइंट नीचे गैप से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो भी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पुट कॉल रेशियो हल्का है, ये बाजार में निचले स्तरों से सपोर्ट देगा। ओवरसोल्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि जिसको मैं कहूं कि नहीं ये तो बिल्कुल बहुत ही खराब है, यहां से तो पक्का बहुत जोर से बाउंस होगा, वैसा नहीं है, लेकिन सपोर्ट ले लेगा नीचे, ये बात पक्की है। जी चलिए, तो ये भी अच्छी बात है कि पीसीआर भी आपको कंफर्ट दे रहा है और साथ ही एफआईएस की भी एक्शन आपको थोड़ा कंफर्ट दे सकते हैं। बताएं सर, फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो क्या करना चाहिए आज? एग्जिस्टिंग पोजीशन है दीप, तो मेरे ख्याल से आपको स्टॉप लॉस मैं दूर का ही दे रहा हूं, और वही रखिए 15,650 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर। अगर किसी को इंट्राडे में बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 15,750 का रखें, या 15,700 का, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार है। लेकिन जो स्टॉप लॉस एक्चुअल निकल कर आता है वो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर 15,650 का निकल कर आता है। बैंक निफ्टी 35,200 का आप स्टॉप लॉस रख लें। जिनको बहुत सेफ और डीप रखना है वो 34,900 का आता है, लेकिन कौन 700 पॉइंट दूर स्टॉप लॉस रखेगा, और सेंसिबल भी नहीं है। तो आपको अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 35,200 का रखिए, और छोटा रखना है तो 35,400 का रखिए। आपके ऊपर है, आपकी क्या लेवल की लॉन्ग पोजीशन है, कितनी आप रिस्क ले सकते हैं। बट क्लोजिंग बेसिस पर 35,200 का स्टॉप लॉस आपके लिए सफिशिएंट और सही होगा, सिंपल सी चीज है। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की तरफ। अब शॉर्ट आप हैं तो कल भी आपके लिए शॉर्ट का स्टॉप लॉस याद है, 15,925 रखा था, 915 से घूम गया, परफेक्ट है। न क्लोजिंग उसके ऊपर हुई, न इंट्राडे में नहीं ट्रिगर हुआ, तो शॉर्ट में आपका बन गया पैसा, आज भी बनेगा। और बैंक निफ्टी में जरूर कल शॉर्ट वाले का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, जो हमने दिया था कल 35,400 का, और आज क्लोजिंग भी 35,400 के ऊपर हुई है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए। फिर भी अभी तक आपने नहीं किया तो आखिरी स्टॉप लॉस आपके लिए बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों है, वो है 35,850 का। इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पर 35,650 के ऊपर ही बंद हो तो निकल जाइए, फिर रुकने में कोई समझदारी नहीं। फिर भी सेफर साइड पे 35,850 रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मैं कहूंगा क्लोजिंग बेसिस 35,650, इंट्राडे 35,850, ये आपके स्टॉप लॉस हो गए। जी दीप। क्लियर है सर। तो चलिए, ये आपके लिए लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, स्टॉप लॉसेस हैं अगर आपकी मौजूदा पोजीशंस हैं। नई पोजीशंस कैसे बनाए आज सर? निफ्टी खरीदा जा सकता है दीप, और खरीदे 15,675, 15,750 की रेंज में मिले तो मौका छोड़िए मत, वहां पर लीजिए, धीरे धीरे लीजिए। जितना 675 के नजदीक खरीदेंगे नेचुरली आप सेफ रहेंगे, आपके रिस्क कम होगी। तो इस रेंज में मौके ढूंढिए खरीदारी करने के लिए। आज से 675, 700 अच्छी रेंज है, 725 भी लेवल ठीक है, हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है दीप, तो वहां पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 15,625 का लगाना है, 15,790, 15,815
835, 860 और 15,890 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं सीधा है 15,925 स्टॉप लॉस का लेवल है, वो स्टॉप लॉस रखिए, बेच दीजिए। और 15,750, 725, 700, 675 और 650 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आप निफ्टी में बिकवाली कर सकते हैं। तो रेंज क्लियर कट हो गई, नीचे 625, ऊपर 725, 925, 300 पॉइंट की रेंज है ब्रॉडली। उस रेंज में निफ्टी को ट्रेड करना है, वो दिख रहा है डेटा के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो एक काम कर सकते हैं, खरीदें। और खरीदने के लिए आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेंज दे रहा हूं मैं, और वो रेंज है दी 35,200 से लेकर 35,375 है ना। इसको 35,225 कर दीजिए, 35,225 से 35,375। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इस रेंज में खरीद लीजिए। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है कि भाई मैं तो आराम से, मेरे को रिस्क नहीं लेनी और बैंक निफ्टी बड़ा उछल कूद करता है, डर लगता है, तो फिर आप 35,200 की रेंज में खरीदिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि चांस लिया जा सकता है, और चांस होगा 35,225, 35,375 की रेंज में। स्टॉप लॉस 34,900 का होगा। अब आप देखिए स्टॉप लॉस बड़ा दूर निकल कर आ रहा है, वही निकल रहा है। इसमें दो काम कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज में खरीदते हैं कि 375 में आपने एक लॉट लिया, 300 में एक ले लिया, 35,200 पर एक और लिया, तो आप 35,000 के आसपास और ऐड कर लीजिए। अगर आप मल्टीपल लॉट्स खरीद सकते हैं तो ही आप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका दूर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 34,900 का ऊपर के टारगेट 35,575 का पहला, 650, 725, 800 और 35,950 तक के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। वहां तक के लिए आपको करनी है यहां पर खरीदारी एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर। और जो लोग बिकवाली करना चाहते हैं उनको तो कुछ खास सोच नहीं है, जो बिकवाली करनी हो तो बिकवाली कर लीजिए। कल का हाई का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 35,800 के आसपास हाई बनाए, 35,850 का अपना हाई कर लीजिए स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ 35,450, 35,375, 300, 225 और 35,100 ये टारगेट हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली। जी दी बिल्कुल, तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी आएगी, निचले स्तरों पर खरीदारी भी करनी है, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका भी बनेगा आज बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने का। बैन लिस्ट सर बढ़ती जा रही है, अब 4 स्टॉक्स बैन में है। नैल्को, पीएनबी, इंडिया बुल्स हाउसिंग तो बने हुए हैं, एनएमडीसी भी इसमें जुड़ गया है, जैसा कल हम आपको बैन से बेनिफिट में बता रहे थे। फंड्स का डेटा सर आपने समझा दिया है। वायदा कारोबार के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? वायदा कारोबार के लिहाज से दीप इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, चूंकि हम नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं, 15,800 के नीचे खुल रहे हैं, 15,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 15,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और वो है 41 लाख शेयरों का। एक बार नीचे गैप से खुलने के बाद 15,800 आपके लिए रुकावट का मामला बन जाएगा, और वो इसलिए बनेगा 15,800 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 26 लाख शेयर है। और चूंकि 35 लाख के नीचे आप खुलेंगे तो 15,800 के नीचे खुलेंगे तो 35 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है, जो पुट राइटर्स है, वो थोड़े रिस्क पर आ जाएंगे, और उनकी अनवाइंडिंग होने का थोड़ा सा खतरा है, जो बाजार को नीचे ला सकता है, 700-750 की रेंज में ला सकता है। ये वायदा कारोबार के डेटा आपके लिए। ऊपरी स्तरों पर 15,900 को पार करना मुश्किल होगा, हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 पर है, लेकिन 15,900 भी आपके लिए थोड़ी सी वो लेवल होगी जिसके पार करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती दिखेगी। तो मेरे ख्याल से गैप से खुलने के बाद 15,700, 15,800 ये रेंज 100 पॉइंट की जो है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से निकल कर आती है। 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे की आप अलग दोनों तरफ देख लें। बैंक निफ्टी 35,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 35,500 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं, उसके नीचे खुलेंगे और वहां से थोड़ी सी अनवाइंडिंग का खतरा है। उसके बाद जो अहम सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आता है वो 35,000 से 35,200 की रेंज में निकल कर आता है। 35,000 आसानी से ना तो टूटेगा ना उसके नीचे बंद होंगे, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। और उसकी वजह यह है दीप कि 16 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 के पुट पर है, और उससे पहले 35,200 एक अच्छा सपोर्ट है 9 लाख शेयरों के हिसाब से। तो मेरा ये मानना है 35,200 बढ़िया लेवल है जहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी की संभावनाएं बनेगी बैंक निफ्टी में। ऊपर 35,700 35,800 रुकावट का लेवल है, हल्की रुकावट का, ये पार करना मुश्किल होगा। गलती से कर लिया तो 36,000 के आसपास 35,950 36,000 के आसपास बढ़िया बिकवाली होगी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,000 पर, तो 1000 पॉइंट की रेंज क्लियर दिख रही है। 35,000 36,000 100 पॉइंट नीचे कर लीजिए, 34,900 35,900 और इसके बीच में 35,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इस पर आपको करना है फोकस। जी दी
चलिए सर, तो ये है पूरा का पूरा आपके लिए आज का सेटअप, कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर और किस तरह से बनाए रणनीति। पर रोज की तरह ढेरों स्टॉक्स भी एक्शन में होने वाले हैं और ब्रॉडर मार्केट्स में तो जबरदस्त तेजी है। तो आइए अनिल जी से एक ऐसी स्टॉक पर राय लेते हैं, बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर। दी पेपर स्टॉक्स पर हम काफ़ी बुलिश है और मुझे लगता है कि जिस तरह की तेजी आपने मिड कैप सीमेंट शेयरों में देखी है, मिड कैप आईटी शेयरों में देखी है, जिस तरह की तेजी स्पेशली मिड कैप शुगर शेयरों में देखी है, इन कमोडिटीज़ का इम्पैक्ट जो दिखाया भाव बढ़ने का, वो आपने इन सारे शेयरों में देखा है। वैसे ही एक बढ़िया मजबूती हमें लगता है पेपर सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। पेपर सेक्टर के जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही तगड़े और तोड़फोड़ आएंगे। आपको याद होगा जेके पेपर हमने 100 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था एसआईपी में, 200 रुपये से ज़्यादा 225 रुपये हो गया। मुझे लगता है पेपर स्टॉक एक नई और बढ़िया तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। आपको जो पेपर स्टॉक समझ में आता है आप उस पर फोकस कीजिए। मैंने आज पिक ऑफ द डे के तौर पर शेषाशाही पेपर लिया है। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट्स में भी हो रहे हैं। लुम्बर जिसे हम क्या पेपर की लुक दी पल्प कहते हैं, उसके दाम कल 5% बढ़े हैं। वैसे देखा जाए तो लुम्बर के दाम बढ़ना पेपर कंपनियों के लिए नेगेटिव होता है क्योंकि ये उनके लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन ग्लोबली इसका दाम बढ़ना भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। क्यों है वो समझिए। चीन इनके अगर पेपर कंपनियों के रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पेपर की कॉस्ट बढ़ेगी। पेपर की कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये कि इंटरनेशनली चीन कॉम्पिटिटिव कम होता है और उस लिहाज से इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ तो फिर इसके चलते हमारे यहाँ की जो कंपनियां वो आमतौर पर इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, उनके पास में या पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन है। तो उस लिहाज से हमारे यहाँ अगर इंटरनेशनली पल्प के दाम बढ़ते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनली पेपर के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ भी पेपर के दाम बढ़ने के संकेत आते हुए दिखते हैं, पहली बात। दूसरा, अब ओपनिंग अप में धीमे धीमे स्कूल कॉलेजेस और पेपर का कंजम्पशन फिर से बढ़ेगा। न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में, आप हम बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, आप देख सकते हैं हर तरह से प्रिंटिंग वाले पेपर्स हुए या आपके लिए टिश्यू पेपर्स हुए, पेपर रोल्स हुए, ये सारे धीरे धीरे कंजम्पशन फिर से और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि आगे चलते हुए डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी और वैल्यूएशंस के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से वन ऑफ द चीपेस्ट पेपर स्टॉक शेषाशाही पेपर, ये मुझे लगता है कि कमाल कर सकता है। 190 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 210 215 के छोटे टारगेट हैं आपके लिए दिन के लिए। 235 से 250 तक के टारगेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुछ महीनों के लिए आपको लेकर चलने चाहिए। ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया रिटर्न दे सकता है। पेपर स्टॉक में जो पेपर स्टॉक आपको समझ में आता है, पसंद आता है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। जी दी बिल्कुल, तो पेपर स्टॉक्स में करनी है खरीदारी। शेषाशाही पेपर अनिल जी को पसंद है। ट्रेड के लिए 210 215 के टारगेट, बट पोजिशनली अगर होल्ड करेंगे तो 250 तक के टारगेट्स आपको यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। पेपर स्टॉक्स रखिए इस स्पेस पर नजर। चलिए सर, यहां पर तो नजर है, बट साथ ही आईपीओ मार्केट्स में काफी गर्मी है और आज 2 आईपीओज एक साथ खुल रही हैं। तो सबसे पहले क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस आईपीओ पर अपनी राय दें सर। दीप क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़िया आईपीओ है, 900 रुपये के दाम पर आ रहा है। मेरे ख्याल से इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए आपको, लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। अच्छी कंपनी है। जो चीज़ें मुझे इस कंपनी के बारे में पसंद है, पहली चीज़ तो है कि वैल्यूशंस काफ़ी आकर्षक हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पर इंडस्ट्री के जो वैल्यूशंस है उसके मुकाबले में। वैसे आप ऐसे पीई देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना महंगा 40 का पीई कहाँ होता है, और ये है। लेकिन आप इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखेंगे तो लिस्टिंग पर अपसाइड की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है ये आईपीओ ऐसा है जो लिस्टिंग पर भी पैसा बनाकर दे सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। एंकर बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया बनकर आई है। काफ़ी इंटरनेशनल फंड्स हैं जिन्होंने एंकर बुक में इस स्टॉक में पैसा लिया है और मुझे लगता है आगे भी इस स्टॉक की लिस्टिंग के बाद भी डिमांड रहनी चाहिए। तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूशन है। दूसरा, इसका पिछले 3 साल का जो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही मजबूत है। हमने कल मैनेजमेंट से बात की, इंप्रेसिव मैनेजमेंट है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है और पिछले 3 साल में 250 करोड़ के आसपास का इन्होंने एक्सपांशन प्लान किया। उसके बावजूद देखिए कंपनी एक्सपांशन प्लान करे, ग्रोथ लाती रहे और उसके बाद भी कैश रिच रहे, डेट आए, ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। तो ऑनेस्टली मुझे कंपनी अच्छी लगी। कोई खास इसमें मुझे नेगेटिव दिख नहीं रहा। एक आध कहने के लिए कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंस है बाहर के बाजारों पर, ये वो नाम के लिए, बट ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छा है, क्लीन है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, वैल्यूशंस आकर्षक है। तो लिस्टिंग पर भी आपके लिए पैसा बनेगा
15-20%, 25% की अपसाइड आराम से लिस्टिंग में भी बन सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अगर ये स्टॉक आपके आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में रहे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से क्लीन साइंस के आईपीओ पे दोनों ही लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए लगाइए। एक ही लॉट लगाइएगा जो मिनिमम होता है 15,000 का, क्योंकि सब्सक्राइब तो हो गई, ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं चांस, तो एक एक लॉट के लिए ट्राई कर लीजिए बस। ये है दीप, क्लीन साइंस में पैसा लगाना चाहिए जी। क्लियर है सर, बिल्कुल सर। तो क्लियर है, क्लीन साइंस में पैसा लगाना है, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। जीआर इंफ्रा के आईपीओ में क्या करना है सर? सेम सिचुएशन है, यहां भी आप लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाइए। बहुत बढ़िया कंपनी है, आमतौर पर इंफ्रा में इस तरह की मजबूत कंपनियां देखने को कम मिलती है। दीप, सबसे बढ़िया बात है कि वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं। साइज के लिहाज से देखें, आपको आईआरबी इंफ्रा की साइज की ये कंपनी नजर आएगी, उनसे ज़्यादा बेहतर और बड़ी ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है कि अच्छे वैल्यूएशन पर और लिस्टिंग पर उन्होंने गेंस के लिए गुंजाइश छोड़ी है। प्रमोटर्स बहुत ही अनुभवी है, अब तक का एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां कंपनी ने समय से पहले प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, एक भी सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जो कंपनी का डिले हुआ हो। ये अपने आप में एक बड़ा इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोटर्स का भी और कंपनी का भी। और आगे चलते हुए जिस तरह से सरकार का फोकस है भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, जिसके चलते पूरे हाईवेज और रोड्स बन रहे हैं, उसको देखते हुए मजबूत ऑर्डर्स आगे मिलने की उम्मीद है। 19,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, तो ये आगे रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आपको दिखाता है। और जो आकर्षक वैल्यूएशन है, इनके चलते मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर भी पैसा बनेगा और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी बनेगा। सिर्फ एक ही छोटी सी रिस्क है, वो भी रिस्क नहीं, मतलब एक टेक्निकल इशू है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगले 3 साल में प्रमोटर्स को 11.5% हिस्सेदारी और घटानी पड़ेगी, क्योंकि 86% हिस्सेदारी हो जाएगी। अभी मोतीलाल ओसवाल फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो एग्जिट कर रहे हैं, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी अब भी 86.5% है। सेबी के नियमों के मुताबिक उन्हें 75% लानी, तो वो एक हल्का सा आप ये कह सकते हैं अगले 3 साल में ये जो स्टेक घटानी है। लेकिन अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन मजबूत है तो जाहिर सी बात है आराम से बाद में भी स्टेक कम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज जरूर है, दोनों आईपीओ के केस में, चाहे क्लीन साइंस हो या फिर जीआर इंफ्रा, दोनों में ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों में जरूरत है नहीं। जीआर क्लीन साइंस तो कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है। जीआर इंफ्रा में डेट है, अपने डेट इक्विटी रेशियो 2 का है, लेकिन बाकी इंफ्रा कंपनियों के मुकाबले में देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबल डेट इक्विटी रेशियो, और जो पैसा इन्हें आने वाला है, रिसीवेबल्स हैं, वो एकदम एग्जैक्ट मैच करते हैं इनकी डेट के सामने। तो मुझे नहीं लगता है कोई खास दिक्कत वाली बात है। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनियां अच्छी जो बाजार में आज उतर रही है, दोनों ही आईपीओ में लिस्टिंग के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। चलिए सर, तो क्लियर राय है आपके लिए, दोनों आईपीओस बढ़िया हैं, पैसा दोनों में लगाएं, लिस्टिंग के लिए भी और साथ ही लंबी अवधि के लिए भी। नजर रहेगी आईपीओ मार्केट पर और नजर रहने वाली है ढेरों और स्टॉक्स पर जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। साथ ही ब्रोकरेज रेडार पर भी काफी स्टॉक्स हैं आज। आइए हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर। कुशल, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले रेडिंगटन की बोर्ड बैठक है आज। बोनस शेयर जारी करने पर ये विचार करते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही एफओएमसी की बैठक के मिनट्स भी जारी होने वाले हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हमें कवर करना है। आईपीओ अपडेट्स भी हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो एनएमडीसी का जो ओएफएस अपडेट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले दिन जो ओएफएस के नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखा था, वहाँ पर 2.13x का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। साथ ही रिटेल निवेशकों के लिए आज ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। फ्लोर प्राइस 165 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है और सरकार की ओएफएस के जरिए करीब 7.5% तक हिस्सा बेचने की योजना है, तो इस पर नजर रखिए। टाइटन, यहां पर भी इनके क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे हैं, जहां पर कुल आय करीब 117% बढ़ी है, पर ये जितने भी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये सालाना आधार पर हैं, जहां पर अगर आप देखें तो पिछले साल ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था। तो जून तिमाही में ज्वेलरी सेगमेंट में 107% की ग्रोथ रही है, साथ ही वॉचेज एंड वेरेबल में 280% और आईवेयर सेगमेंट में भी 117% की ग्रोथ टाइटन के बिजनेस अपडेट में हमें देखने को मिला है।
शोभा लिमिटेड पर भी नजर रखिए, यहां पर भी कंपनी ने ऑपरेशनल अपडेट अपने जारी किए हैं, जहां पर कुल बिक्री कंपनी की 40% बढ़कर अब 683 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की जो नई बिक्री है वहां पर भी ऑलमोस्ट 37% के गेन्स आते हुए दिखे हैं और कंपनी की जो प्राइस रियलाइजेशन है वहां पर भी 2% के गेन्स हैं। तो ओवरऑल नंबर्स जो है शोभा लिमिटेड की तरफ से, रियल एस्टेट प्ले की तरफ से काफी बेहतर आए हैं। चलिए, तो बढ़िया अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। अब तक हमने देखा है काफी कंपनीज के अपडेट्स अच्छे रहे हैं। ऐसे कुछ और अपडेट्स और खबरें लेकर देवांशी भी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आरबीएल बैंक है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। पहली तिमाही की जो प्रोविजनल नंबर्स हैं वो जारी कर दिए हैं कंपनी ने। जो कुल डिपॉजिट्स हैं वो सालाना आधार पर 21% तक बढ़ते हुए दिखे, लेकिन तिमाही आधार पर केवल 2% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। लेकिन उसके सामने जो एडवांसेस हैं वो हम देख रहे हैं कि तिमाही आधार पर 2% तक कम होते हुए दिखे, सालाना आधार पर 2% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। और जो कासा रेशियो है वो भी इस बार करीब 30% से बढ़कर 33.7% पे आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही टाटा स्टील, JSPL, ये सारी कंपनीज हैं जहां पे आपको फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने करीब 1.5 लाख करोड़ के 5 बड़े मेटल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। और इसी के चलते बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा स्टील है, JSPL है, ये सारी कंपनीज आने वाले समय में बड़ा निवेश करती हुई दिखेगी, अपने एक्सपेंशन प्लान्स को यहाँ पे जारी करती हुई दिखेगी। अब देखिए टाटा स्टील अपने जो प्लांट है वहाँ पे करीब 47,600 करोड़ का निवेश करती हुई दिखेगी। JSPL भी अपनी क्षमता बढ़ाती हुई दिख रही है। भूषण पावर, रुंगटा मेटल्स, ये सारी कंपनीज हैं जिनको फायदा होता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील पर भी आपको नज़र इसलिए भी रखनी होगी क्योंकि अगले 5 साल में कंपनी ने यह भी कहा है कि 12,000 करोड़ के क्षमता विस्तार की कंपनी की योजना बन रही है। M&M पर नज़र रखें जहाँ पे रिन्यू सनलाइट के साथ कंपनी ने एक बड़ा करार किया है। 31.2% हिस्सेदारी के लिए ये करार किया गया है। करीब 16 करोड़ में एक जो हिस्सेदारी है वो कंपनी खरीदती हुई दिखेगी। और तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस करके चलना चाहिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ और खबरें मानसी भी लेकर तैयार है। मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। तांडला प्लेटफॉर्म्स कंपनी की सब्सिडरी करिक्स मोबाइल ने पैनासोनिक के साथ करार किया है। व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन प्लेटफॉर्म की तकनीकी सहायता के लिए करार है, तो इस पर एक फोकस कंपनी को लेकर एक खबर है। तांडला प्लेटफॉर्म्स पर नजर रहेगी। एफएल इंडिया लिमिटेड, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर पेटेंट ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है उसे पूरी की है और उसी प्रक्रिया में 19 पेटेंट्स कंपनी के कुल आईपी पोर्टफोलियो फाइलिंग्स के थे, जिसे कंपनी ने यहां पर क्लैरिफाई किया है। टोटल इनके आईपी पोर्टफोलियो फाइलिंग्स 19 पेटेंट हैं, ना कि कोई नए पेटेंट की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आती हुई दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ लिखा था जिस पर कंपनी की क्लैरिफिकेशन है। सैनोफी, GSK फार्मा दोनों पर फोकस रखिए। अपनी कोविड वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल भारत में करना चाहती हैं सैनोफी, और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के साथ मिलकर यूके में कंपनी ये वैक्सीन जो है इसे बना रही है। DCGI से अप्रूवल मांगा गया है और अगर अप्रूवल मिला तो भारत में विदेशी कोविड वैक्सीन का ये पहला ग्लोबल ट्रायल होता हुआ दिखेगा। बल्क डील्स धनी सर्विसेज पर है। BNP पारिबा ने करीब 28 लाख शेयर 174 रुपए के दाम पर खरीदे हैं। टैमरांड कैपिटल PTE ने करीब 70 लाख शेयर की बिकवाली की है 174 रुपए के दाम पर। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। पर ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, आइए एक बार वहां पर भी देख लेते हैं कैसा एक्शन है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज बहुत ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए टाइटन यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट के बाद रिपोर्ट्स आई है। मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1750 रुपए के लक्ष्य लिए। क्रेडिट स्विच न्यूट्रल किराया देने 1700 रुपए के लक्ष्य को बरकरार रखा है। हालांकि 1763 के आसपास की क्लोजिंग, यानी कुल मिलाकर देखें तो कोई भी ब्रोकरेज हाउस ऐसा नहीं है जिसने करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो मोरलेस पॉजिटिव है। सब ये कह रहे कि बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला है। पिछले साल तो कंप्लीट वॉश आउट क्वार्टर था, इसके मुकाबले काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, तो नजर रहेगी टाइटन पर। इसके अलावा कल तेज गिरावट आई टाटा मोटर्स पर और ब्रोकरेज हाउस की आज रिपोर्ट्स आई हैं। मैक्वायरी ने न्यूट्रल किराया दिए, 275 रुपए के लक्ष्य लिए, 317 जो है कल की क्लोजिंग है।
और लगभग सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि जो चिप की शॉर्टेज है वो अनुमान से काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और जीएलआर के लिए FY22 के फर्स्ट हाफ के लिए जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने वो बेहद कमजोर है। इसके चलते देखिए मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 300 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि जेफरीज अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। हालांकि लक्ष्य इन्होंने भी 455 से घटाकर 435 रुपए कर दिया है। नोमिरा न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 353 रुपए के लक्ष्य के लिए। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी कल अपडेट आया था, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 6000 रुपए के लक्ष्य के लिए। 6203 जो है कल की क्लोजिंग है। और वहीं सिटी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं 6950 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि मैनेजमेंट की गाइडेंस के मुताबिक ही जो है आंकड़े देखने को मिले, ईयूएम करीब करीब 15% बढ़ते हुए नजर आया। तिमाही अगर आप देखें तो 4% की ग्रोथ नजर आई। टाटा स्टील का कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है अपलोड हुआ है, उसके बाद देखिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1645 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 1610 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 1500 के लक्ष्य के लिए। 1165 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। भारत फोर्स पर भी नजर रहेगी। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की अच्छी रिपोर्ट आई है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी की राय के साथ 883 रुपए के लक्ष्य के लिए। 768 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो इनसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने 924 रुपए का लक्ष्य दिया है। लेकिन ओएनजीसी पर मॉर्गन स्टैनली की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 120 से बढ़ाकर 126 कर दिया, 122 के आसपास की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि सेक्टर में अगर आप देखें तो लीस्ट प्रेफर्ड स्टॉक है इनका, और ये मान रहे कि जो कच्चे तेल में तेजी आ रही है उसको प्ले करने के लिए पसंद आ रहे हैं गेल, और दूसरे जो रिफाइनरी स्टॉक्स हैं वो ज्यादा इन्हें अच्छे नजर आ रहे हैं। बजाज फिनसर्व पर नजर आएगी। नोमेरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 12200 रुपए के लक्ष्य के लिए। शोभा डेवलपर्स के आंकड़े हैं, उसके बाद जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 592 रुपए का लक्ष्य दिया है। आरबीएल बैंक पर भी जो आंकड़ा है, उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 190 रुपए के लक्ष्य के लिए। एमएनएम पर नोमेरा की खरीदारी की राय 1085 रुपए का लक्ष्य दिया, 780 कल की क्लोजिंग है। मदरसन सुमी पर भी नजर रखिएगा। नोमेरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा 301 के लक्ष्य लिए, 237 कल की क्लोजिंग है। और अंत में इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2119 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 2292 रुपए कर दिया, करीब 1770 कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए राय सारे रिपोर्ट्स पर ब्रोकरेजेस की तरफ से आती हुई दिख रही, सारे स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द डे का। भरपूर काम करके आए हैं बंसल जी, गुड मॉर्निंग के साथ करते हैं शुरुआत। बंसल जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, जैसा अक्सर आप भी बोलते हैं और हम सब मानते हैं कि आप अपने पैनलिस्ट को अनिल जी अच्छे से जानते हैं, तो बिल्कुल अनिल जी आपने राइटली मेंशन करा कि भरपूर काम करा है। अब अनिल जी वो अलग बात है कि शेयर बाजार का चार्ट का काम कम हुआ है, दूसरा काम ज्यादा हुआ है, बट काम का बोझ कल काफी ज्यादा था, तो ये बिल्कुल राइटली मेंशन करा है। और अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा HDFC बैंक, बैंकिंग स्पेस पे बुलिश है, और एकमात्र बैंकिंग स्टॉक जिसने नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है वो है HDFC बैंक। काफी समय से लोग परेशान हैं कि HDFC बैंक चल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है अब HDFC बैंक एक अच्छी उछाल दिखाएगा, तो इसमें खरीदारी की राय है 1515 1515 का स्टॉप लॉस है, 1565 1565 के टारगेट के लिए HDFC बैंक है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे HDFC बैंक, और HDFC बैंक रहेगा मजबूत तो फिर बैंक निफ्टी के लिए ताकत वहीं से आती दिखेगी। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, बताइए सर आपका क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी खरीदारी का इरादा है और खरीदना है लाल पैथलैब। कल बाजार था थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा ढीला, लेकिन उसके बावजूद लाल पैथलैब में कल हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा, 3400 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो लाल पैथलैब पर मेरी खरीदारी की राय है 3415 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख ले, जो कि ब्रेकआउट का स्तर है, और मुझे लगता है 3600 तक की एक रैली देखने को मिलेगी, तो 3600 के टारगेट के लिए लाल पैथलैब में बाय करें। रिकमेंडेशन तो ठीक है कुणाल जी, लेकिन साथ में आगे वो प्रीफिक्स भी लगाएं डॉक्टर। भाई डॉक्टर की डिग्री लेना आसान काम नहीं है। पहली बात तो एडमिशन मिलना मुश्किल काम है,
मिल जाए तो 5-7 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद एक्सपर्टाइज लानी पड़ती है। तो डॉक्टरेट की डिग्री लगी तो इसको डॉक्टर लाल पैथलेब बोले, डॉक्टर ना हटाएं प्लीज। तो अगर मेरे नाम के आगे से भी सी हटाएगा तो मुझे उतना ही दुख होगा। तो बड़ी जी जी अनिल जी, भूल सुधार है, डॉक्टर लाल पैथलेब है। अनिल जी बिल्कुल ठीक। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। डॉक्टर लाल पैथलेब में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। आइए अमृतसर का भी करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी और गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है महिंद्रा हॉलीडेज, जो मैंने फरवरी के महीने में भी रेकमेंड किया था 235 के लेवल पे, और वहाँ से काफ़ी अच्छा चल चुका है। और अभी लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम आएगा, बिकॉज सेकेंड वेव इज मोर लेस ओवर। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओपनड अप। और महिंद्रा हॉलीडेज का यदि लास्ट क्वार्टर का यदि ऑक्यूपेंसी रेट देखते हैं, इट्स अबाउट 85%। Q1 का श्योरली ऑक्यूपेंसी रेट थोड़ा सा लो रहेगा, बट देन Q4 का जो ऑक्यूपेंसी रेट है दैट इज शोइंग एज टू कहाँ तक जा सकता है ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 1 or 2 क्वार्टर्स इन केस वी डोंट हैव द थर्ड वेव। और यदि उनके मेंबर्स एडिशन देखते हैं तो नियरली 5,000 मेंबर्स उन्होंने ऐड किया लास्ट क्वार्टर में। और आई मीन डिस्पाइट दिस पेंडेमिक लास्ट ईयर करीब 12,000 न्यू मेंबर्स ऐड किए हैं, और अभी टोटल मेंबर्स है करीब 2,50,000 मेंबर्स। उन्होंने नियरली 9 रिसोर्ट्स ऐड किए लास्ट ईयर, 79 रिसोर्ट्स है, मोर देन 4,000 रूम्स है, उसमें करीब 465 रूम्स उन्होंने लास्ट ईयर ऐड किया ड्यूरिंग पैंडेमिक। और इनका जो एनुअल मेंटेनेंस है विच इज सॉर्ट ऑफ एन्युटी इनकम, नियरली 300 करोड़ का फीस आता है एवरी ईयर, इररिस्पेक्टिव कोविड हो ना या ना हो। 300 करोड़ का इनकम आ रहा है एवरी ईयर फ्रॉम एनुअल मेंटेनेंस फी। आउट ऑफ टोटल उनका जो टर्नओवर है करीब 900 to 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है। और जो कैश है बुक्स में इट्स अबाउट 940 करोड़, जीरो डेट कंपनी है। पर इसका जो बेस्ट चीज़ है इसका मॉडल है, क्योंकि आई मीन एवरी मेंबर पेज ऑन एन एवरेज करीब 4 लाख देते हैं टू जॉइन क्लब महिंद्रा। और एक रूम में उनके करीब 50 मेंबर हैं। 50 मेंबर इन द सेंस 50 वीक्स, आउट ऑफ 52 वीक्स 50 वीक्स उन लोग बेचते हैं, क्योंकि दो हफ्ते मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। तो वन रूम इनफैक्ट उनको देता है करीब 2 करोड़ ऑफ अपफ्रंट कैश रिसोर्ट बनाने के लिए। फॉर एवरी रूम इट्स 2 करोड़। और यदि कोई कैपिटल कॉस्ट देखते हैं आप 5 स्टार होटल का, वहाँ पे कॉस्ट आता है 1 करोड़ पर रूम। तो यहाँ पे 1 करोड़ तो बैलेंस रह जाता है इनके पास। सेकेंडली मेंबरशिप लेने के बाद एनुअल मेंटेनेंस फीस देना पड़ता है, जो मैंने अभी बताया था, करीब 15-20 हज़ार मेंटेनेंस देना पड़ता है। दिस वर्क्स आउट अबाउट 300 करोड़ पर एनम महिंद्रा के लिए। सो दिस इज ऑल्सो लाइक आई सेड एन्युटी इनकम। और अपफ्रंट चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस देने के बाद श्योरली वेकेशन पे जाते हैं जो सब्सक्राइबर्स है, और वहाँ पे उनको खर्चा करना पड़ता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे। तो ये टोटल मिला के करीब 200 करोड़ का रेवेन्यू बनता है महिंद्रा हॉलीडेज के लिए। सो ओवरऑल देयर इज नथिंग वन कैन लूज। महिंद्रा हॉलीडेज का जो मॉडल है इतना अच्छा है, तो कि ओनली यदि फुल लॉकडाउन होता है तभी उनको थोड़ा बहुत धक्का पड़ता है, अदरवाइज एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू विद रेवेन्यूज। और लोग तो क्लियरली अभी ट्रैवल करेंगे, ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा। तो वी हैव सीन मोमेंटम इन द लास्ट फ्यू डेज। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 320 का भाव हो सकता है, पर यदि और भी थोड़ा 2-3 महीना होल्ड करे तो 350 प्लस भी मिल सकता है। 20 से 350 के टारगेट्स के लिए महिंद्रा हॉलीडेज पर खरीदारी करें। 52 वीक हाई पर काउंटर है, और इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है करीब 15% की रैली आती हुई दिखी है अनलॉक थीम से एसोसिएटेड महिंद्रा हॉलीडेज। आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। सर गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स पे वॉच रखें, बैंकिंग स्टॉक्स पे ध्यान रखें। मार्केट में लोअर लेवल से बाइंग आना चाहिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। कल कोटक बैंक ने लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस, अच्छा रिबाउंड दिखाया। 200 डीएमए लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो अब स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम और बढ़ना चाहिए और ऊपर के लेवल्स हमको देखने को मिलने चाहिए। 1800 से 1820 तक के लेवल कोटक बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1750 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1720 का नीचे पे स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 1800 और 1820 ये देखने को मिलने चाहिए। चलिए, तो 1800 के पार जाने के लिए तैयार है कोटक बैंक, इस पर भी रखनी है नजर। और प्राइवेट बैंक्स पर कल हम देख रहे थे अच्छा मोमेंटम आया, हालांकि एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली भी थी। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं उसी पर करें चर्चा।
टाइटन, अमरीशर कैसा लगता है ये काउंटर आपको? ऑफ कोर्स लो बेस पर हम देख रहे हैं कि पिछले साल के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रही है ज्वेलरी, आईवेयर, वॉचेस सेगमेंट में, बट अब आगे की क्या चाल रह सकती है टाइटन की, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में मोमेंटम आया है? आगे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑल्दो दिस इज इनटू डिस्क्रिशनरी आई मीन बाइंग, पर आई मीन द सेक्टर इन विच दे आर, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्लो डाउन तो आएगा नहीं, बिकॉज शादी तो आई मीन क्लियरली होगा, एंड एट द सेम टाइम जो गोल्ड बाइंग है बाय इंडियंस ये तो कम होने वाला नहीं है. सो क्लियरली आई मीन देयर वुड बी डिमांड कंटिन्यूइंग गोइंग अहेड, और मुझे लगता है कि दिस इज वन स्टॉक जो शायद 16 to 18% रिटर्न पर एनम इट कैन गिव एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फोर्सेबल 8 से 10 साल. ओके, तो बढ़िया स्टोरी है, बढ़िया पोर्टफोलियो काउंटर है और हर साल आपको अच्छी ग्रोथ भी दे सकता है. टाइटन पर रखें नजर. अपडेट्स कंपनी की तरफ से अच्छे आते हुए दिखे हैं. शोभा, लगातार हम देखते हैं कि जब भी Q4 अपडेट्स, क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं तो शोभा के सबसे पहले आते हैं रियल एस्टेट स्पेस में, और यूजुअली दमदार अपडेट्स ही आते हैं, और इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं है जहां तक शोभा का सवाल है. सालाना तौर पर तो सुमित जी अच्छी बढ़त ही दिखाई है. जरा चार्ट्स पर भी नजर डाल के देखें, शोभा का स्ट्रक्चर कैसा लगता है आपको? चार्ट्स पे बढ़िया स्ट्रक्चर है दीपांशु. शोभा के अंदर पिछले कई हफ्तों से हमने कंसोलिडेशन देखा है. कंसोलिडेशन की जो रेंज बनी है, नीचे के अंदर 450 460 का सपोर्ट बन रहा है और ऊपर के अंदर 500 520 के आसपास का रेजिस्टेंस बन रहा है. अभी सपोर्ट को टेस्ट करके वापस से अपसाइड मूव रिज्यूम किया है, तो शोभा के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 500 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 520 तक का मूव शोभा के अंदर देखने को मिल सकता है. तो पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है. ओके, तो पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी भी करें. शोभा पर भी आप अच्छा एक्शन बनते हुए देख सकते हैं. कुणाल जी, आरबीएल बैंक पर डालें नजर. बाकी फाइनेंशियल्स के साथ वाई अपडेट्स तो इनके अच्छे ही दिख रहे हैं. तिमाही दर तिमाही भी अपडेट्स उतने खराब नहीं हैं इनके. क्या राय बनती है आरबीएल बैंक पर, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स पिछले 2 दिनों से एक्शन में रहे हैं? देखिए, कुछ समय से बिल्कुल चुपचाप ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दीपांशु. कोई खास मूवमेंट हमने नहीं देखा है. बाजार में काफी उठापटक हुई, लेकिन ये शेयर और बहुत, ये आमतौर पर इतना चुपचाप नहीं रहता है, तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है. मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट के आने का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए. 220 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब आरबीएल बैंक में क्लियर डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, वरना कुछ समय और ये स्टॉक ले सकता है इन स्तरों पर. तो 220 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर मेरी खरीदारी की राय है. और फिर मुझे लगता है कि जिस तरह का स्टॉक का स्वभाव है, एक तरफा रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है.